वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम MSN का जो पार्ट सेकंड है वो पढ़ेंगे। आपका एग्ज़ाम है 8 सितंबर को, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोज़ को देख सकें। गाइज, हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। अब यहाँ पर पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें MSN के क्वेश्चंस कम थे, इसलिए मुझे सेपरेटली MSN के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है गाइज वो प्रीवियसली 5 साल के एम्स के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आप लोग चाहते हैं कि हम दोबारा से जो एम्स के 5 साल के पेपर हुए हैं उनको फिर से रिवाइज करके सॉल्व करें, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना इसी वीडियो के। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 8 सितंबर के पहले आपके लिए जितने भी मेरे पास पुराने पेपर होंगे और मैं जहाँ से भी अरेंज कर पाऊँगी वो सभी आपको प्रोवाइड कराऊँगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसका नाम क्या है आपको ये बताना है। कॉबलर निडल, ट्राइकोट बायोप्सी निडल, एन्यूरिज्म निडल और वेरिसिस निडल। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है कर्व शेप में है, इसकी जो नुक दिख रही है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये है एन्यूरिज्म निडल। सो इज द राइट आंसर इज सी, एन्यूरिज्म निडल। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते हैं। ट्राइकोट बायोप्सी निडल तो जितनी भी जो बायोप्सी निडल्स होती हैं उनका यूज जनरली टिश्यूज जो बायोप्सी की जाती है कैंसर के लिए, उसको टिश्यूज और सेल्स हैं उनको निकालने के लिए यूज की जाती है इस तरह की निडल। तो ये क्या है? ट्राइकोट बायोप्सी निडल। और इसका यूज जनरली जो रीनल बायोप्सी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ट्राइकोट बायोप्सी निडल इस तरीके से रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है कॉबलर निडल। तो कॉबलर निडल जनरली जो सूचरिंग होती है उसमें यूज़ की जाती है। साथ ही साथ इसका यूज़ जो मोची होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहें मोची, वो भी इस तरीके की निडल्स का यूज़ करते हैं शूज़ और सैंडल्स को स्टिच करने के लिए। एक और ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेस्ट निडल। तो इस तरीके की निडल्स जनरली जो न्यूमोपेरिटोनियम की सर्जरी की जाती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जो, उसमें यूज़ होती थी, बट अभी रिसेंट में बहुत ही रेयर यूज़ होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक हो गई है। जो वेरस नीडल है टेक्निक की है, बहुत ओल्ड हो गई है, इसीलिए अब इनको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ग्राफ्ट शोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग दिख रही है कि जो माउस और रैट की सेल्स है उनको ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो किस तरीके की ग्राफ्टिंग होगी? आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। तो जब भी जो ग्राफ्टिंग हो जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट्स को एनिमल्स के, या फिर ये कह सकते हैं हम ह्यूमन टू ह्यूमन को ना करके किसी स्पीसीज, अदर स्पीसीज प्रजाति के जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करें, ग्राफ्टिंग करें, तो क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं जीनोग्राफ्ट। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ दिख रही है कि जो सेल्स हैं उनको किस में इंजेक्ट किया जा रहा है? ह्यूमन से इसमें एनिमल में, जो माउस है। तो एक ग्राफ्टिंग किस तरीके की होगी? जीनोग्राफ्टिंग। यहाँ पर हम और अदर जो ऑप्शन है वो भी देख लेंगे। तो जीनोग्राफ्टिंग में क्या होता है? टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द रेसिपिएंट। मैंने वही आपको बताया कि जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, जो ग्रहण करने वाला है, वो कैसा रहे? अलग अलग स्पीसीज का रहे, अलग अलग उनकी प्रजाति रहे। मंकीज का जो है जो ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट, हमें भी देख लेते हैं। तो ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। तो बॉडी के एक इंसान की खुद ही की बॉडी के पार्ट को दूसरी अदर जगह इसकी ग्राफ्टिंग की जा सकती है, जैसे ट्रंक से आर्म में। यहाँ पर एग्जांपल है एक। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है कि जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उनसे ग्राफ्टिंग की जा सकती है। एलोग्राफ्ट में क्या होता है? सेम स्पीसीज रहेगी बट डिफरेंट मेंबर रहेंगे, फैमिली का कोई दूसरा मेंबर भी क्या है जो ग्राफ्टिंग करवा सकता है। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है कि
मेंबर्स रहेंगे जो अलग स्पीसीज के रहेंगे, डिफरेंट 2 कैटेगरी की स्पीसीज रहेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ग्राफ्टिंग याद रखना है। ऑटोग्राफ्ट में बॉडी के खुद की बॉडी के पार्ट्स को यूज़ किया जा सकता है ग्राफ्टिंग के लिए। आइसोग्राफ्ट में जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं या फिर सिस्टर ब्रदर होते हैं उनका जो ग्राफ्टिंग है, उनके टिश्यू सेल्स को ग्राफ्ट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एलोग्राफ्ट में डिफरेंट मेंबर रहेंगे फैमिली के बट सेम स्पीसीज है जो यूज़ की जाएगी। उस जीनोग्राफ्ट में किसी भी एनिमल्स या फिर दूसरी अदर स्पीसीज की ग्राफ्टिंग है जो यहाँ पर स्पीसीज ही चेंज रहेंगी, प्रजातियाँ ही चेंज रहेंगी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी शोन इन दिस इमेज। यहाँ पर ये फिंगर्स देखिए आप अच्छे ध्यान से, किस तरीके की डिफॉर्मिटी दिखाई जा रही है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर और बॉटरिन डिफॉर्मिटी। तो ये जो यहाँ पर डिफॉर्मिटी दिख रही है फिंगर में, तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी है आपको ये पहचानना है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है। सभी में इसी तरीके से फिंगर्स रहेंगे, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यह है बॉटरिन डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है कि जो एक तरीके की मेडिकल कंडीशन है, फिंगर इज फ्लेक्स्ड एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जो फिंगर क्या है, फ्लेक्स्ड है पूरी इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के पास में यहाँ पर। और एक तरीके से यहाँ पर ये तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट क्या फ्लेक्स्ड है, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के पास क्या है, हाइपर एक्सटेंडेड है, ज़रूरत से ज़्यादा फैली हुई है। और ये कंडीशन जनरली कब देखने को मिलती है, या तो किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ हो या फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के वहाँ पर क्या हुआ हो, स्लिप हुआ हो, सेंट्रल स्लिप हुआ हो, तो उस केस में इस तरीके से जो डिफॉर्मिटी है हो सकती है बॉटरिन डिफॉर्मिटी। यहाँ पर अदर ऑप्शन है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर और ट्रिगर फिंगर, हम इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी ये जनरली रूमेटॉइड अर्थराइटिस के क्लाइंट में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, बेंडिंग इन ऑफ द बेस ऑफ द फिंगर, जो फिंगर का बेस है वो क्या रहेगा, बेंड रहेगा। एक्सटेंशन मिडिल जॉइंट में थोड़ा देखने को मिलेगा, और जो आउटर मोस्ट जॉइंट है वहाँ पर फिर से फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट भी आप देख सकते हैं। जो बॉटरिन डिफॉर्मिटी है यहाँ पर जो PIP जॉइंट है यहाँ पर एबनॉर्मलिटी रहेगी, बट जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी वाली कंडीशन है इसमें जो अपर पार्ट है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और ये जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी की कंडीशन है मेनली जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के क्लाइंट होते हैं उन्हीं में आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर का मतलब है कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंड पोजीशन एंड देन स्नैप्स स्ट्रेट। इस तरीके से फिंगर्स क्या है, बेंट हो जाएगी और उसको दोबारा वापस जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। मैलेट फिंगर क्या है, यहाँ पर जो थिन टेंडोन है एंड ऑफ द जॉइंट्स के फिंगर और थंब के यहाँ पर कुछ इंजरी रहेगी। ये इस तरीके की इंजरी जनरली बेसबॉल फिंगर भी कहलाती हैं, और इस तरीके की इंजरी जो लोग बॉल के लिए स्ट्राइक करेंगे या फिर बॉल्स खेलते हैं उन्हीं में ज़्यादातर देखने को मिलेगी मैलेट फिंगर। मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो इन डिफॉर्मिटीज़ में देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पर जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, आपको फिंगर्स की जो कंडीशन है, पोजीशन है, वो याद रखनी है कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा आपका कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस तरीके के पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो ये देखने को मिलेगी रेमेटॉइड अर्थराइटिस में। और जो बॉटराइन डिफॉर्मिटी है ये जनरली किसी भी तरीके की जो PIP सेंट्रल स्लिप इंजरी है उसमें देखने को मिलेगी, या फिर कोई ट्रॉमा में देखने को मिलेगी। और जो मैलेट फिंगर इंजरी है जनरली जो बास्केटबॉल खेलते हैं उन लोगों को देखने को मिलेगी। और ट्रिगर इंजरी ट्रिगर फिंगर है, इसमें क्या होगा कि आपकी एक फिंगर है क्या हो जाएगी, बेंट पोजीशन में स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी, और उसको दोबारा वापस से जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फ्लैपिंग हैंड इस तरीके से फ्लैप्ड हैंड देखने को मिलेंगे। तो फ्लैप्ड हैंड ट्रिमर है जो किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, यूरेमिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स जनरली जो भी मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी की कंडीशंस होती हैं उन्हीं में देखने को मिलती हैं, जिनमें मेटाबॉलिक बैलेंस क्या है, डिस्टर्ब रहे। तो यहाँ पर जो भी सिम्टम जो भी कंडीशंस दी हुई हैं इन सभी कंडीशन में है जो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव।
फ्लैपिंग हेड का मतलब यहाँ पर क्या है, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी, पेशेंट इज अनएबल टू होल्ड देयर हैंड्स बैक रिजल्टिंग इन अ फ्लैपिंग मोशन। तो मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी के कारण ही इस तरीके की फ्लैपिंग कंडीशन देखने को मिलेंगी कि पेशेंट के जो हाथ हैं वापस दोबारा क्या रहेगा, अनेबल रहेगा होल्ड बैक करने के लिए, और वो उसके हाथ ऐसे सामने की तरफ ही प्रेजेंट रहेंगे। और फ्लैपिंग हैंड क्या कहलाते हैं, एस्टेरिक्सिस। ये आपको याद रखना है, एस्टेरिक्सिस। हो सकता है आपको फ्लैपिंग हैंड ना एग्जाम में पूछे, इस तरीके से इमेज दे दी जाए और आपको पहचानना हो कि ये क्या है, तो ये एस्टेरिक्सिस या फिर फ्लैपिंग हैंड। और इस तरीके की कंडीशन जितनी भी मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथीज होती हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर लिवर फेलियर, तो इस केस में क्या है, जो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, हाथ वापस नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज इट। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट रहते हैं, उनके लिए इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये क्यों की जाती है, इसका क्या इफेक्ट रहता है? ऑप्शन है यहाँ पर, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, inhibit the breakdown of acetylcholine, remove antibodies that impair the transmission of impulses, एंड डी है यहाँ पर, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डैमेज द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी बहुत तरीके के केस में दी जाती है, जो भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है उनमें भी दी जाती है, लाइफ टाइम उनमें तो दी जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं बॉडी में, खुद की बॉडीज की जो सेल्स हैं उनके लिए हार्मफुल हो रही हैं, तो उनका प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज दैट डैमेज द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। जो ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं उनका प्रोडक्शन कम हो, ताकि जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को डैमेज कर रही हो तो उससे भी बचा जा सके। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं मसल्स तक जो पहुंचते हैं, क्या रहते हैं, एरर देखने को मिलेगा। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के यहाँ जो खुद की बॉडी की जो एंटीबॉडी सेल्स हैं वो खुद की जो इवन अच्छी सेल्स हैं उनको भी डैमेज करेंगी। तो इसीलिए जो माइस्थेनिया ग्रेविस के क्लाइंट रहेंगे उनमें क्या किया जाएगा, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ की जाएगी, ताकि जो भी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डैमेज हो रहा है ऑटो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के कारण उनको कम किया जा सके, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन से क्या है, थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। इसीलिए माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का यूज़ किया जाता है। और ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन जनरली कब होती है कि जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है नर्व और मसल्स के बीच का, जो भी नर्व मसल्स के लिए सिग्नल भेज रही हैं तो उनके बीच में क्या रहेगा, इंटरप्शन रहेगा। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जनरली इसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल ही अफेक्टेड होता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर रिसेप्टर्स में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, खुद की सेल्स जो खुद की ऑटो सेल्स हैं वो डैमेज होती जा रही हैं। तो इसीलिए इस तरीके के क्लाइंट को जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देके भी ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा कि दोनों लेग क्या है, वीकनेस है बोथ लेग्स में और लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ऑप्शन है यहाँ पर टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया और पैरापैरेसिस। तो यहाँ पर अपर पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से पॉइंट देखिए, यहाँ पर वीकनेस ऑफ बोथ लेग मीन्स लोअर और लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या कहलाती है, पैरापैरेसिस और पैराप्लेजिया। जो पैराप्लेजिया की कंडीशन में उसमें लोअर पार्ट बॉडी का अफेक्टेड रहेगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। क्वाड्रीप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया ये दोनों एक ही कंडीशन है। पैरालिसिस कॉज्ड बाय इलनेस और इंजरी, इसमें पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ ऑल फोर लिम्स एंड टॉर्सो। तो इसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट मीन्स दोनों हाथ दोनों पैर में क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। क्वाड्री और या फिर टेट्राप्लेजिया, क्वाड्री या फिर टेट्रा का मतलब होता है फोर, की दोनों हाथ दोनों पैर में पैरालिसिस देखने को मिलेगा। हेमीप्लेजिया में क्या रहेगा, मसल वीकनेस और पार्शियल पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। तो हेमीप्लेजिया में बॉडी का हाफ पार्ट है जो अफेक्टेड रहेगा, एक साइड का हाथ पैर और फेशियल मसल्स। यहाँ पर इमेज दी हुई है, आपको यहाँ से इजीली समझ में आएगा।
हेमीप्लेजिया में क्या होगा, बॉडी का हाफ पार्ट पैरालिसिस होगा। पैराप्लेजिया में लोअर पार्ट दैट मीन्स बोथ लेग बिलो द ट्रंक। क्वाड्रीप्लेजिया में पूरी फुल बॉडी, दोनों हाथ दोनों पैर। मोनोप्लेजिया में बॉडी का एक आध पार्ट है जो या तो हैंड है जो अफेक्टेड रहेगा या फिर वन लेग अफेक्ट। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। प्लेजिया का मतलब है यहाँ पर पैरालिसिस। तो इस तरीके से आपके लिए जो चारों पॉइंट है याद रखना है। यदि आपके लिए एग्जाम में हाफ पार्ट बॉडी का पूछे पैरालिसिस तो क्या है, हेमीप्लेजिया। बिलो द ट्रंक और बोथ लेग्स पूछे तो वो है पैराप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया में पूरी फुल बॉडी हो जाएगी। मोनोप्लेजिया में बॉडी का एक पार्ट या तो हाथ या फिर एक पैर, इस तरीके से। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन नियोप्लाज्म इज, तो ब्रेन नियोप्लाज्म है जो एक मैलिग्नेंट कैंसर की कंडीशन है। तो कौन से टाइप का सबसे ज़्यादा ब्रेन नियोप्लाज्म होता है, एंजियोमा, ग्लियोमा, न्यूरोमा और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लियोमा। ग्लियोमा क्या है, एक तरीके का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। वो 45% केस में अफेक्ट करता है। जो ग्लियल सेल्स होती हैं, ग्लूई सपोर्टिक सेल्स और ग्लियल सेल्स हैं, यहाँ पर ग्लियोमा और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है देखने को मिलेगा। और 45% तक अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट इज फ्लेयल चेस्ट इज सीन इन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। फ्लेयल चेस्ट किस कंडीशन में देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, रिस्ट फ्रैक्चर या फिर डायफ्राम हर्निएशन। तो फ्लेयल चेस्ट है ये किस में देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है रिस्ट फ्रैक्चर। रिस्ट फ्रैक्चर हो उस केस में फ्लेयल चेस्ट देखने को मिलेगी। इस तरीके से फ्लेयल चेस्ट क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है। ये तो कब देखने को मिलती है, व्हेन अ सेगमेंट ऑफ द रिब केज ब्रेक्स ड्यू टू ट्रॉमा एंड बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। तो फ्लेयल चेस्ट है जो किसी भी तरीके के ट्रॉमा के कारण जो रिब केज है क्या होगी, टूटेगी और ये टूट के क्या होगी, डीअटैच हो जाएगी चेस्ट वॉल से। इस तरीके से तो इंस्पिरेशन में कुछ अलग जो फंक्शनिंग होगी और एक्सप्रेशन में अलग फंक्शनिंग होगी। इस तरीके से जो नॉर्मल चेस्ट है इस तरीके से रहेगी, जो फ्लेयर जो चेस्ट रहेगी रिब फ्रैक्चर के कारण उसमें इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है, रिब फ्रैक्चर हुआ है जिसमें फ्लेयर सेगमेंट चेस्ट देखने को मिला है, जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट रहेंगे सिंक होंगे, फ्लोट करेंगे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के टाइम पर। ये जो अपोजिट जो एक्सप्रेशन होगा और जो इंस्पिरेशन होगा तो इसमें दोनों में किस तरीके का काम करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आंखों में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक किया जाता है वो कितना होता है, नॉर्मल रेंज क्या है। ऑप्शन है 12 to 21 mm ऑफ Hg, 5 to 10 mm ऑफ Hg, 23 to 30 mm ऑफ Hg और डी 7 to 10 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मल IOP है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, इसकी रेंज होती है 12 से 21 mm ऑफ Hg। यदि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा जाता है तो ऑप्टिक नर्व तक डैमेज हो सकती है, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 12 to 21 mm ऑफ Hg इज द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर। नेक्स्ट इज हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड इज सीक्रेटेड बाय द किडनी। वैसे तो ये सभी हार्मोन है जो किडनी सीक्रेट करती है, बट कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ऑप्शन है यहाँ पर रेनिन, एर्थोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिनोजिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है डी एंजियोटेंसिनोजिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ, लाइफ के बेसिक फीचर हैं तो उनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, ऑर्गन सिस्टम। तो फीचर ऑफ लाइफ नहीं है यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम। बाकी यहाँ पर जो फीचर ऑफ लाइफ है, बेसिक फीचर ऑफ लाइफ के कैरेक्टर्स हैं वो है रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड चेंज, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, मेटाबॉलिज्म एंड ब्रीथ, मेंटेन होम्योस्टेसिस, बीइंग मेड ऑफ सेल्स एंड पासिंग ट्रेड्स ऑन टू ऑफस्प्रिंग। जो भी आपके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनमें अपने ट्रेड्स को पास करना। तो ये क्या है, फीचर ऑफ लाइफ है, बट जो ऑर्गन सिस्टम है फीचर ऑफ लाइफ का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। टिटेनी में क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट है और मसल्स में पेन देखने को मिलेगा तो ये किसके कारण होता है, किसकी
किस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण ये टिटेनी की कंडीशन देखने को मिलेगी? ऑप्शन है यहाँ पर हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। टिटेनी है जनरली जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो, ब्लड जो कैल्शियम लेवल है क्या हो, कम हो, तो उस केस में टिटेनी की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, हाइपोकैल्सेमिया। नेक्स्ट इज persistent lack of appetite often occurring with vomiting and severe weight loss is referred to। lack of appetite है और साथ ही साथ वॉमिटिंग भी हो रही है ताकि सीवियर वेट लॉस, साथ ही साथ सीवियर वेट लॉस हो रहा है, कम खाएंगे, वॉमिटिंग भी होगी, तो वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली ही होगा। तो एक तरीके की क्या है, जो खाने वाली जो भी कंडीशंस होती हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं दोनों, तो किस तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेगा? ऑप्शन है स्टचिंग, पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो यहाँ पर जो है कंडीशन हो रही है कि एपेटाइट भी कम है, वॉमिटिंग हो रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, तो ये किसके कारण होगा? तो ये कंडीशन होगी एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण, क्योंकि उसी में है जो इस तरीके से देखने को मिलेगा। बुलिमिया नर्वोसा में इसके अपोजिट होता है, खाना खूब खाएंगे बट लगेगा कि वेट गेन हो रहा है, उसके लिए खुद से ही सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग भी करेंगे। तो ये क्या है? बुलिमिया नर्वोसा। पाइका में क्या होता है, जो भी खाने को छोड़ के बाकी के जो इतने भी सब्सटेंस होते हैं उनको खाना, चाहे मिट्टी हो, क्ले हो, सॉइल, पेपर, कुछ भी खा सकते हैं। क्रेविंग एंड च्यूइंग सब्सटेंस दैट हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो नहीं रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर स्ट्रेचिंग है एक तरीके का स्पीच डिसऑर्डर है, जो जनरली बच्चों में देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चों की जो फ्लुएंसी है और फ्लो है स्पीच का, उसमें प्रॉब्लम्स रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा में डिफरेंस भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो बुलिमिया नर्वोसा की कंडीशन है, इसका मेन वो क्या है, कैरेक्टर्स क्या है कि इसमें खाना खाएंगे, यहाँ पर इमेज भी दी हुई है, ईटिंग अ सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ फूड इज अ लिमिटेड टाइम, बिंजिंग टाइम टू टाइम, क्या है, खूब खाएंगे, लेकिन बाद में उनको लगेगा कि हमने इतना सारा क्यों खा लिया, गिल्ट फील होगा। थोड़ी देर बाद वो अपने बॉडी वेट और शेप को चेक करेंगे, फिर जाके बाथरूम में सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेंगे, फिर दोबारा से वही अपना डाइट प्लान वगैरह चेक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि वेट गेन ना हो, वेट को इनको अवॉइड करने के लिए। यहाँ पर डिफरेंस भी दिए हुए हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या है, रिफ्यूजल टू मेंटेन बॉडी वेट अबव और एट अ मिनिमली नॉर्मल वेट। तो 15% जो नॉर्मल वेट है उससे कम तक 15% वेट को भी कम कर लेते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। इसमें खाना खाएंगे लेकिन डर रहेगा, गिल्टी रहेगी कि मैंने क्यों खाया है। वेट लॉस लीडिंग टू लेस देन 85% ऑफ एक्सपीरियंस वेट, जितना भी वेट होना चाहिए उसका 85% वेट तक कम कर लेते हैं इवन एनोरेक्सिया नर्वोसा के क्लाइंट हैं, जो पेशेंट हैं। तो आपको बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में दो चीज़ें याद रखनी। एनोरेक्सिया नर्वोसा के लोग क्या है, खाना कम खाते हैं, वॉमिटिंग करेंगे बार बार, तो क्या होगा, उनका वेट है जो ऑलरेडी लॉस होगा। बट बुलिमिया नर्वोसा में इसकी अपोजिट होगी चीज़ें, खाना खाएंगे, बॉडी वेट को अवॉइड करने के लिए सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से गाइस ये थे एमएसएन के बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।